हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट के लिए हमारा टॉपिक है, जो कि हमने यूनिट 3 स्टार्ट करी थी नर्वस सिस्टम की। तो इसका हमारा जो हमने क्लासिफिकेशन बताया था एनाल्जेसिक्स का, तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में हमारी सबसे पहली ड्रग्स हमारा आता है सैलिसाइलेट। सैलिसाइलेट्स में हमारी आती हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन इज़ अ सैलिसाइलेट दैट हेल्प्स टू रिलीव हेडेक, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। एस्पिरिन क्या है? ये सैलिसाइलेट्स के अंतर्गत आती है और ये क्या करती है, ये मोस्टली किस लिए दी जाती है? हेडेक मतलब हमारे सर दर्द को, हमारे मसल्स में हमारे जॉइंट पेन हो रहा हो और अगर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसको कम करने के लिए जो सैलिसाइलेट्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। और एनसेड टेंड टू बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर अर्थराइटिस कंडीशन। जो हमारी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली हमारी अर्थराइटिस के कंडीशंस के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम इसके एस्पिरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, तो देखते हैं क्या हमारा। एस्पिरिन इनएक्टिवेट साइक्लोऑक्सीजनेस इरिवर्सिबली एंड इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो हमारा एस्पिरिन होता है वो क्या करता है, हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। और जो हमारी जब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है तो हमारी प्लेटलेट एक जगह पे आके एग्रीगेट हो जाती हैं, तो इसको क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं कि कब ये हमें एस्पिरिन देनी होंगी। तो पेन हो, फीवर हो, इन्फ्लामेटरी कंडीशन को रिलीव करने के लिए दी जाती है। रूमेटिक फीवर हो, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्मेनोरिया हो, कॉमन कोल्ड, पेन एंड फीवर में, इस्चमिक अटैक एंड मायोकार्डियल इन्फाक्शंस में हम ये सैलिसाइलेट्स की ड्रग जो एस्पिरिन है वो दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होती है, मतलब किस किस को हमें नहीं देनी है? अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है, एलर्जी जैसे रिएक्शन शो हो रहे हैं इसको देने के बाद, तो हम इसे नहीं देंगे। एंड हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, किसी पेशेंट को अस्थमा की हिस्ट्री है उसे नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर होगा या ब्लीडिंग कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसके हम ये जो ड्रग है वो नहीं देंगे। एंड चिकन पॉक्स में नहीं देंगे। इन्फ्लुएंजा एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो होंगी उनको तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। डोज की बात करें तो अडल्ट डोज में हमारी कितनी होगी, 0.3 से 0.6 ग्राम होगी। कितने कब देनी है, 6 to 8 आवर। ठीक है, मतलब 6 से 8 घंटे पे हमको 0.3 से 0.6 ग्राम देनी है फॉर माइनर एक एंड पेन। मतलब थोड़ा सा दर्द और थोड़ा सा पेन हो रहा है तो फिर हम ये 0.3 से 0.6 ग्राम हमको देनी है। एंड 3 to 5 ग्राम पर डे इन केस ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस। अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस है तो 3 से 5 ग्राम देनी है। एंड अगर 60 to 100 mg पर डे इन केस ऑफ पोस्ट एमआई एंड पोस्ट स्ट्रोक। अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन का केस है, हार्ट अटैक का केस है, तो उसके बाद हमको कितनी देनी है, तो 60 से 100 mg पर डे, मतलब एक दिन में हमको 60 से 100 mg पर डे हमको इसको देनी है। ये इसका डोज था बड़ों में। अब हम चाइल्ड में देखते हैं तो नॉट रिकमेंडेड अनलेस फॉर सर्टेन कंडीशन। मतलब कि ये जो एस्पिरिन है वो मतलब सारे लोगों को, जो जितने भी बच्चे होते हैं सबको प्रेफर नहीं की जाती है, कुछ ही कंडीशंस में प्रेफर की जाती है। अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं कि कब कब, मतलब अगर हम ये ड्रग देते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये ड्रग लेने के बाद में डिजीनेस, किंकोनिज्म क्या होता है हमारा, रिंकिंग इन द ईयर रिंगिंग होता है, इसको बोलते हैं। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है। पेप्टिक अल्सरेशन जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं और ब्लीडिंग भी देखने को मिलेंगी। एंड इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब सैलिसाइलेट के ओवरडोज होने पे देख लेते हैं, मतलब अगर ओवरडोज हो जाता है तो क्या देखने को मिल जाता है। तो दिस ओवरडोज कैन बी फैटल पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। ठीक, ये ओवरडोज जो होते हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। अगर मतलब चिल्ड्रन को वैसे भी हमें प्रेफर नहीं करने, अगर हम इस प्रेफर कर देंगे तो क्या हो सकता है, ये बहुत ही घातक हो सकता है उनके लिए। अक्यूट लीथल डोज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 30 ग्राम फॉर अडल्ट। और अडल्ट के लिए एक डोज हम बताएं तो कितना, मतलब 10 से 30 ग्राम तक ही दे सकते हैं। एंड 4 ग्राम इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में दे रहे हैं तो 4 ग्राम ही देंगे। एंड इट रिक्वायर्ड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर इसका ओवरडोज हो गया है तो इसके लिए हमें तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना होगा। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो डिस्प्लेस वारफरिन, हेपेरिन, नेप्रोक्सेन इंक्रीजिंग ब्लीडिंग। मतलब क्या अगर हम वारफरिन के साथ में या हेपेरिन के साथ में देंगे या हम नेप्रोक्सोन के साथ देते हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा होंगे। ठीक है, एंड क्या है, एनसेड ब्लेंड द इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक बाय इंक्रीज सॉल्ट रिटेंशन। ठीक है, मतलब ये क्या करती है, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे डायूरेटिक के ड्रग को, मतलब डायूरेटिक जो ड्रग होती हैं उनके इफेक्ट को क्या करती है, कम करती है और सॉल्ट रिटेंशन को बढ़ाती है बॉडी में। ठीक है, इसके कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो देखते हैं क्या है।
अवॉइड ASA फॉर एटलीस्ट 1 वीक प्रायर टू सर्जरी। मतलब अगर कोई सर्जरी होने जा रही है तो उससे 1 वीक पहले हमको क्या करना है, इस ड्रग को अवॉइड करना है। एंड द ASA शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सेल्फ मेडिकेशन। और ये ड्रग जो है वो हम खुद से नहीं ले सकते कि हमें पेन हो रहा है तो हम खुद से ले लें, ऐसा नहीं है। हमें डॉक्टर से वो क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी, हमको डॉक्टर को दिखाना होगा। जब वो डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे तभी हमें लेनी होगी, ठीक है। फॉर लॉन्गर देन 10 डेज इन अडल्ट, क्या कह रहे हैं कि अगर 10 दिन से ज़्यादा मतलब है दर्द तब लेंगे। और 5 डेज इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मतलब बड़ों में 10 दिन से ज़्यादा है और बच्चों में 5 दिन से ज़्यादा है तब लेंगे। अनलेस डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन, और हम फिजिशियन से प्रेफर करके ही इस ड्रग्स को लेंगे। द ASA प्रिपरेशन शुड नॉट बी यूज फॉर स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक ऑर्डर इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम दूसरा, हमारा ये क्लासिफिकेशन मतलब ये जो हमारा था ये यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरा इसका हमारा है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा आता है आइब्रूफेन ड्रग आती है। आइब्रूफेन क्या है, कंपेरेबल टू एस्पिरिन इन इट्स एनाल्जेसिक एक्शन बट हायर डोजेज आर रिक्वायर्ड फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। मतलब ये बिल्कुल हमारे एस्पिरिन के जैसे ही काम करती है, बस इसके लिए हमको क्या है, इसकी हाई डोज देनी होती है तब ये काम करती है। मतलब ये थोड़ा कम काम कर पाती है एस्पिरिन के मुताबिक, ठीक है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड टू हैव लेस GI सिम्टम्स देन एस्पिरिन इन इक्वी इफेक्टिव डोज, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये इसमें हमारे अगर हम एस्पिरिन लेते हैं तो GI सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट्स में, लेकिन अगर हम इसे लेते हैं तो हमें ज़्यादा GI सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब ठीक है ये हमारे लिए। एंड एक्शन की बात करें इसके तो क्या है, आइब्रूफेन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रोलॉन्ग्स ब्लीडिंग टाइम बट डज नॉट अफेक्ट प्रोथ्रोम्बिन और होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम। मतलब ये जो होती है हमारी क्या करती है, इसको प्लेटलेट को एग्रीगेट करती है और ब्लीडिंग टाइम को क्या करती है, बढ़ाती है, लेकिन हमारे प्रोथ्रोम्बिन टाइम को ये कोई नहीं बढ़ाती नहीं है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो क्या है, इट इज़ वेल ऑब्जॉर्ब्ड ओरली मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एंड एक्सक्रीट इन यूरिन एज वेल एज बाइल। मतलब ये क्या है, अगर हम माउथ के थ्रू लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। एंड मेटाबोलाइज कहाँ पे होती है, ये लिवर में होती है। एंड एक्सक्रीटेड होती है यूरिन में, और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है और बाइल के थ्रू भी ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अब इसके कुछ इंडिकेशंस की बात करें तो मतलब कब कब हमें ये देनी है, ठीक। तो अगर हमें डिस्मेनोरिया हो रहा हो, रिमेटाइड अर्थराइटिस हो, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो, पोस्टपार्टम एंड पोस्ट ऑपरेटिवली टू सप्रेस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, वेसेक्टमी हो, टूथ एक्सट्रैक्शन हो, तो इन सारी कंडीशंस में हम ये जो हमारी आइब्रूफेन ड्रग है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो वही जो हमारे उसमें थे एस्पिरिन में वही सेम एज होंगे। हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, सीवियर राइनाइटिस हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, एंजियोएडिमा हो गया, पेप्टिक अल्सर एंड ब्लीडिंग एब्नॉर्मलिटीज़ में ये सारी ड्रग्स हमको क्या है, नहीं प्रोवाइड करनी है। एंड एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो क्या देखने को मिल सकते हैं, हार्ट बर्न हो गया, जॉन्डिस, अल्सरेशन, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, नोजिया एंड फटीग जैसे सिम्टम्स क्या है, इसको लेने के बाद ये सारे सिम्टम्स हमें शो हो सकते हैं। अब बात करें इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो ड्रग शुड बी कॉटेजली यूज्ड इन प्रेगनेंसी। मतलब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। लैक्टेटिंग वुमेंस भी नहीं यूज़ करेंगी। पेशेंट विद रीनल एंड लिवर डिजीज़, अगर किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को भी ये हमें नहीं प्रोवाइड करनी है। तो वो क्लासिफिकेशन हमारा वहीं पे ख़त्म होता है। तीसरा हमारा है फिनामेट। फिनामेट में आती है हमारी मेफेनामिक एसिड, ये हमारी सारी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो फिनामेट में हमारी मेफेनामिक एसिड आती है, ये क्या है, इट हैज़ एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। मतलब ये एक एनाल्जेसिक से पेन को रिलीव करने के लिए दी जाती है, फीवर में दी जाती है, और ये मतलब बहुत ही कम यूज़ की जाने वाली है। विच इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। इट इज़ अब्जॉर्ब्ड ओरली एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज वेल एज बाइल, ये क्या होती है, ओरली अब्जॉर्ब हो जाती है और एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन के थ्रू, और बाइल के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इंडिकेशंस की बात करें तो कब कब देनी है, मसल्स में, जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू पेन में देनी है। डोज की बात करें तो 250 से 300 mg TDS, मतलब दिन में 3 बार हमें देनी है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो डायरिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एंड स्किन रैशेस जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। चौथा क्लासिफिकेशन है हमारा इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, ये हमारे 5 थे, उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन कॉक्स नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंदर आए थे। चौथा है हमारा इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें हमारी पिरोक्सिकैम आती है। तो पिरोक्सिकैम क्या है, पिरोक्सिकैम इज़ लॉन्ग एक्टिंग एंड हैज़ गुड एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। जो पिरोक्सिकैम है वो लॉन्ग एक्टिंग है, बहुत
बहुत लंबे समय तक के लिए काम करती है और बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और बहुत ही अच्छी मतलब है ये। डोज की बात करें तो 20 mg हमको देनी है। ओडी मतलब दिन में एक बार देंगे 20 mg। इंडिकेशंस की बात करें तो रूमेटाइड अर्थराइटिस में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है? प्रोराइटिस मतलब खुजली जैसी कंडीशन, एंड एडिमा मतलब स्वेलिंग हो सकती है। 5वां क्लासिफिकेशन है हमारा एसिटिक एसिड डेरिवेशन। एसिटिक एसिड में हमारा आता है कीटोरोलैक। ठीक है, कीटोरोलैक क्या है? इट हैज़ बोथ एनाल्जेसिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मतलब ये एनाल्जेसिक्स के रूप में भी काम करती है और एंटी इन्फ्लामेशन मतलब हमारे इन्फ्लामेशन को भी कम करने का काम करती है। इट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड रिलीव पेन, और ये क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन सारी मतलब जितनी हमारी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के अंदर आएंगी वो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकेंगी और क्या करेंगी? पेन को रिलीव करेंगी। इट इज़ रैपिडली अब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एंड क्या कह रहे हैं? ओरली ये अब्जॉर्ब होती है बहुत तेज़ी से, एंड IM एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज़ एक्सक्रीटेड इन और यूरिन, मतलब ओरली और IM के थ्रू ये हम अगर देते हैं तो ये अब्जॉर्ब होती है बढ़िया से और क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट होती है यूरिन के थ्रू। डोज की बात करें तो 15 से 30 mg देते हैं IV और IM एवरी 4 to 6 आवर्स, मतलब IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, और हर 4 से 6 घंटे में हमको क्या है? ये देनी है। ठीक, मैक्सिमम डोज कितनी जा सकती है? मैक्सिमम हमारी 90 mg पर डे तक जा सकती है। अब हमारा वो जो पहला क्लासिफिकेशन था नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, उसके 5 मैंने क्लासीफाई कर दिए हैं। दूसरा हमारा आता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, जिसमें हमारी आती है निमोसिलाइड। निमोसिलाइड क्या है? इट वीकली इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड हैज़ एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, मतलब वो जो थी वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा उससे कम काम करती है। इंडिकेशंस क्या करेंगे? साइनोसाइटिस की कंडीशन में, डेंटल सर्जरी हुई है उस कंडीशन में, लो बैक एक हो रखा है, या अर्थराइटिस की कंडीशंस में हम क्या है? इसे दे सकते हैं। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड ओरली ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है एंड एक्सक्रीट होती है यूरिन के थ्रू। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्या देखने को मिल सकता है? निमोसिलाइड लेने के बाद लूज मोशन जैसी कंडीशन, रैसेस एंड प्रोराइटिस जैसी कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। as it causes hepatic failure so is banned in many countries like US, Switzerland, Spain etc. मतलब क्या है? बहुत सी जगह पे ये जो ड्रग है निमोसिलाइड वो बैन कर दी गई है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है? हमारी हेपेटिक फेल हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो हमारी ये अमेरिका हो गई, स्विट्ज़रलैंड हो गई एंड स्पेन जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये हमारी ड्रग जो है वो बैन हो चुकी है, पर हमारे इंडिया में अभी भी ये यूज़ की जाती है। दूसरा हमारा है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स का सब क्लासिफिकेशन डाइक्लोफिनैक सोडियम। डाइक्लोफिनैक तो आप सब लोग जानते होंगे। इट इज़ एसिडिक एसिड डेरिवेटिव एंड हैज़ एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। ये क्या है? ये एसिडिक एसिड डेरिवेटिव के अंतर्गत आती है और इसमें क्या है? ये एनाल्जेसिक्स पेन रिलीव करने के लिए दी जाती है, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी दी जाती है। एट थेरापेटिक डोजेस इट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन प्लेटलेट एग्रीगेशन, और ये क्या है कि मतलब अगर थेरेपेटिकली देखें तो ये मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन को बहुत कम वर्क करती है। एंड ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आइब्रोफेन कैन बी गिवन डाइक्लोफिनैक इंस्टीड। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आइब्रोफेन, मतलब अगर हमने किसी पेशेंट को आइब्रोफेन दिया था, अब वो वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, आइब्रोफेन वर्क नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत उसको डाइक्लोफिनैक देंगे। ये बहुत ही अच्छी होती है। डू नॉट को एडमिनिस्टर्ड विद अदर एनसेड एंड सैलिसाइलेट्स, ठीक है, और हमको दूसरे के साथ में बिल्कुल नहीं कि हमने दो ड्रग, एक हमने डाइक्लोफिनैक भी दे दी, हमने एस्पिरिन, दोनों साथ में दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। इंडिकेशंस की बात करें तो डिस्मेनोरिया के लिए दी जाती है, रीनल कोलिक, टूथ एक के लिए हम दे सकते हैं। ठीक है। एंड डोज की बात करें तो 50 mg TDS एंड देन BD ओरल। ठीक है, मतलब 50 mg हमको देनी है दिन में 3 बार, फिर उसके बाद हमको 2 टाइम चलानी है ओरल, एंड 75 mg डीप IM। अगर IM के थ्रू दे रहे हैं तो 75 mg देंगे। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है अगर हम डाइक्लोफिनैक लेते हैं, तो उसके बाद हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, हेडेक होगा एंड रैशेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है? सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स भी हमारा प्रेफरेंशियल सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स भी
समाप्त होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसके अंतर्गत हमारी आती है सेलिकॉक्सिब। क्या है? इट इज़ सिमिलर टू डाइक्लोफिनेक एंड हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है? डाइक्लोफिनेक के जैसी बिल्कुल सारे जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सब में। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो डिस्पेप्सिया जैसी कंडीशन, रैशेस एंड एडिमा एंड रेसेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। डोज की बात करें तो 100 से 200 mg BD हम सेलिकॉक्सिब जो ड्रग है वो दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ करी जाती है वो हमारी डाइक्लोफिनेक ही यूज़ की जाती है। दूसरी हमारी आती है इटोरिकॉक्सिब। इट इज़ यूज्ड इन डोजेज ऑफ 60 to 120 mg OD। ये क्या है? हम 60 से 120 mg OD में देते हैं फॉर ऑस्टियोरुमेटाइड एंड अक्यूट गट्टी अर्थराइटिस के लिए। इन सब के लिए इटोरिकॉक्सिब जो है वो यूज़ की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अब्डोमिनल पेन, पेडल एडिमा, हाइपरटेंशन, ड्राई माउथ, टेस्ट डिस्टर्बेंसेस एंड पेरिस्थीसिया जैसी कंडीशंस हमको देखने को मिल सकती हैं। तो 3 क्लासिफिकेशन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। चौथा क्लासिफिकेशन है हमारा एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स विद इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इसके अंतर्गत हमारी एंटीपायरेटिक्स आती हैं। एंटीपायरेटिक्स में हमारी पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव आती है। पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव में हमारी पैरासीटामोल आती है, जो कि आप सब लोग यूज़ करते हैं। इट हैज़ एनाल्जेसिक्स, गुड एंटीपायरेटिक एंड वीक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये क्या है? गुड एनाल्जेसिक्स है, गुड एंटीपायरेटिक में मानी जाती है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू एस्पिरिन इन रिलीविंग पेन, मतलब ये एस्पिरिन के बराबर ही मानी जाती हैं पेन को रिलीव करने के लिए एंड रिड्यूसिंग फीवर, और फीवर को भी कम करने के लिए। बट इट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन प्लेटलेट फंक्शन, लेकिन ये प्लेटलेट के फंक्शन पे बहुत कम असर डालती है। डज नॉट अफेक्ट ब्लीडिंग टाइम, ये हमारे ब्लीडिंग टाइम को भी अफेक्ट नहीं करती है जैसे वो हमारे ब्लीडिंग टाइम को अफेक्ट कर रही थी। एंड जनरली प्रोड्यूसेस नो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और अल्सर, और इसके साइड इफेक्ट्स में कोई गैस्ट्रिक ब्लीडिंग और अल्सर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही सेफ ड्रग है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें इसके तो इट इज़ ईजिली अब्जॉर्ब्ड ओरली, ये ओरली बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। एंड इट्स वेल मेटाबोलाइज्ड बाय द हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ये क्या है? ओरली बहुत अच्छे जल्दी से हमारी क्या है? अब्जॉर्ब हो जाती है और मेटाबोलाइज हो जाती है हमारे हेपेटिक में जो हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा ये बहुत जल्दी हमारी मेटाबोलाइज हो जाती है। इट इज़ सेफ एंड वेल टोलरेटेड ड्रग, ये बहुत ही मतलब अच्छी सेफ ड्रग कही जाती है हमारी। इंडिकेशंस की बात करें तो PCM इज़ यूज्ड फॉर पेन एंड फीवर एंड इज़ गुड सब्सटीट्यूट फॉर ASA व्हेन ASA इज़ नॉट टोलरेटेड और इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मतलब क्या है? अगर हमारी जो वो हमारी एस्पिरिन थी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या वो टोलरेट नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? PCM यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड ये बहुत अच्छी सेफ ड्रग होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी एंड पेशेंट विद सीवियर लिवर एंड किडनी डैमेज, मतलब अगर ये सारी कंडीशन है तो इस ड्रग्स को हमें नहीं लेना है। हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट को, या सीवियर लिवर या किडनी डैमेज हुई है, तब नहीं लेना है। डोजेस फॉर्म की बात करें तो PCM इज़ अवेलेबल इन टैबलेट, ये हमारी टैबलेट फॉर्म में आती है, कैप्सूल फॉर्म में आती हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में भी आती है, एंड सपोजिटरीज़ के फॉर्म में भी आती हैं। तो ये हमारा ये जो एनाल्जेसिक्स का क्लासिफिकेशन था यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगला टॉपिक हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।